डबल रोटी पे और नमक पे और मिर्च पे और छोटी गाड़ियों पे टैक्स को कम कर रहे हैं। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। ये साल खसारे के हवाले से तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने दिखाई है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। मुल्क की अवाम करेंगे जिन पे 350 अरब का बोझ लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। परवेज खटक साहब ने तो आज बिल्कुल वादे कह दिया कि वज़ीर आज़म साहब, हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि हमें लोग वोट नहीं देंगे अगर ये मसला इसी तरह चलता रहा। गैस की फराहमी का मसला था, गैस कनेक्शन का मसला था, एक बंदा मुंतखब होके आए तो हल्के वाले जोर उस पे देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ गैस ही का मसला था? क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी आगे से कह दिया, उन्होंने भी खरी खरी सुना दी, करारा जवाब दे दिया कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं हैं तो हम हुकूमत किसी और को मैं दे दूं। अब यानी बातें अंदर से बाहर आ रही हैं। परवेज खटक साहब के भांजे पहले नून लीग में चले गए, उनके भतीजे ने पीपल्स पार्टी से टिकट लिया। अब परवेज खटक साहब क्या चाहते हैं? क्या वो भी छोड़ना चाहते हैं? लेकिन बाद में बाहर आकर उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास अभी भी जारी है और जो बिल है उस पर शिकवार बहस भी हो रही है, तरामीम भी मुस्तरद हो रही हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हुकूमत ने लाख कोशिशें की, तहादी भी साथ थे, तो 172 का फिगर हासिल नहीं कर सके, 168 की यानी 168 की गिनती आई थी। अब जो वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, वो किसको सुना रहे हैं, मैं जरा पॉलिटिकल सवालात आज सामने रखूंगा। हमारे जो मेहमान रूबरू हैं उनका तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ ले आए। वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब ने, नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। और जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, पढ़े हैं आप। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, ये रोज रोज का मुझे वोट मांगना पड़ता है। कहते तो वो सच है, EVM का मसला हो तो उनको कहना पड़ता है, FATF का बिल हो तो उनको वोट मांगना पड़ता है, आज मनी बजट के लिए भी रूठों को मनाना पड़ता है। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब को नागवार गुजरता है कि रोज रोज मनाना पड़ता है लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश अभी बाकी नहीं रही है और हुकूमतें इस तरीके से नहीं चलाई जाती हैं जहां पर वजीर आजम कशकोल लें और फिरते रहें मेंबरों को, किसी को इकट्ठा करने के लिए, किसी को इधर से कलेक्ट करना, किसी को इधर से, कहीं पर किसी को बुला के उससे मुलाकातें करें, कहीं पर इत्यादियों के ऊपर प्रेशर डालें और उनकी मिन्नतें करें और समाजतें करें और फिर बात यहां तक पहुंच जाए कि अपनी पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग के अंदर उसको ये बातें सुननी पड़े कि जी आपने अनइलेक्टेड लोगों को अपने दाएं बाएं इकट्ठा किया हुआ है, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमसे अवाम पूछती है कि जी आपने जो वादे किए थे, जो आपने हमारे मसाइल हल करने थे, उसके लिए जो लाएमल हमने आप हमारे सामने रख के हमारे वोट लिए थे, तो अवाम को तो हक पहुंचता है ये सवाल पूछें और उनके इलेक्टेड नुमाइंदों को भी हक पहुंचता है कि अपने वजीर आजम से ये सवाल करें कि हमारे मुश्किलात है। और बिल्कुल सही उन्होंने सवाल किया है। नतीजा KPK से ये मामलात परवेज खटक साहब के रेफरेंस से आज बातें चल रही हैं, टिकर चल रहे हैं और कार्रवाई हो रहे हैं और उसका KPK का ट्रेलर तो आपके सामने चल चुका है ऑलरेडी जो बल्दियाती इलेक्शन में। तो खटक साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। खटक साहब आज भी पार्टी के साथ चिमटे हुए हैं, उसकी भी बचत इसी में है, अलग हो जाएंगे तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कौमी लेवल पर यह मामला पता चल गया कि वजीर आजम साहब की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है और इस मुआशी बहरान के दौरान क्या वो बाकी 18 महीने जो बच गए, जुलाई में जाके इनकी उम्र खत्म हो रही थी 23 में,
تو یہ تیر سکیں گے, اس معاملات کو آگے چلا سکیں گے, کچھ کر سکیں گے کہ نہیں. تو اپنی ٹیم جب چھوڑ چکی ہو, اپنی ٹیم نے ایک طرح کی لو کانفیڈنس کا ایکسپریشن کر چکا ہو اور وہ میڈیا کی زینت بن چکی ہو, تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا ملک وزیر اعظم کس کو ویسے سنا رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ میں روزانہ ووٹ مانگتا رہتا ہوں, میرے لیے تو مسائل ہیں, کس کو سنا رہے ہیں؟ کسی کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی زمانے میں آپ لوگ اس کے ڈانٹے ملانے کی کوشش کرتے تھے, کہیں پر دائیں بائیں میرے پرانے لوگوں سے. ابھی ادھر بھی کوئی اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت سیاست سے. اپنے آپ کو سب لوگوں نے دور کہا, کبھی بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال الزامات تھے. الزامات تو اپنی جگہ پہ جیسے تھے سو تھے, لیکن اس وقت تو معاملات بڑے کلیئر ہیں. اور کیا انہوں نے کسی نے اس کو زبردستی وہاں پر بٹھایا ہے؟ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی شے نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی بھی نہیں, لیکن ابھی تو بالکل نہیں. میں کہوں گا کبھی بھی نہیں, لیکن ابھی تو بالکل نہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب کیا سنانا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹس ہی ٹرائنگ ٹو سے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. نہیں, میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ از ناٹ شیور آف ہمسیلف. اس کو آج بھی یقین نہیں آ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. یہ قوم سے اپوزیشن کا کام ہے کہ کل جس وقت نیکسٹ ڈے آ جائے گا جو ڈسکشن کا قومی اسمبلی میں, یہ سوال ان سے پوچھا جائے. ایک بریک لینی ہے مجھے جنرل صاحب, ایک بریکنگ نیوز آئی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریکنگ نیوز سنتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مالیاتی بل تو پاس ہو گیا اور جو ایوان میں موجود ہیں اکثریت سے پاس کر لیا گیا, لیکن یہ پاس ہونا ہی تھا. یہ تو سارا دن یہ تبصرے ہوتے رہے. بہرحال ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی فرمائیے. یہ تو ہم سنتے رہے, جو میں پہلے بات کر رہا تھا پرویز خٹک کے حوالے سے. بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نون سے میم نکلے گی, میم سے شین نکلے گی, پتہ نہیں شین سے پھر میم نکلے گی. ادھر تو کچھ نہ ہوا, لیکن آج یہ باتیں سننے کو مل گئیں کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. وزیر اعظم صاحب لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. یہ تو الٹا ادھر پڑ گیا معاملہ. دیکھیں جی, بعض کا تڑپ پیدا بھی ہوتی ہے, اپنی مشکلات بھی ہوتی ہیں. پرویز خٹک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے, آواز آ رہی ہے جی؟ جی پلیز رانا صاحب پلیز. حال ہی میں ہوا ہے جو KPK میں, وہ بہت بڑا سبق ہے. اس سے پہلے پنجاب کے سارے جو بائی الیکشن ہار چکے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے سارے الیکشن ہار چکے ہیں. اس لیے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ دیوار پہ کیا لکھا ہے, تو اتنا بھی لوگوں کو نہ سمجھایا جائے. اب میں آپ کو اندازہ کریں کہ نہیں دیوار پہ کیا لکھا ہے رانا صاحب, واٹ از رائٹنگ آن دا دیوار پہ لکھا ہے their days are counted. جتنا مرضی یہ کر لیں ادھر ادھر سے, کیونکہ پاپولیرٹی کھو چکے ہیں, عوام کا دل کھٹا ہو چکا ہے. ان کے اپنے صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ ان کے خلاف دیا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا وہ الیکشن ہارے نہیں؟ اور دوسری بات, جو کچھ علم رکھتے ہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں جو گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ جو ہے اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے. آپ اندازہ کریں, جو IMF کا چیئرمین ہے اس کی تنخواہ ہے $45,978, اور جو چیئرمین فیڈرل ریزرو ہے امریکہ کا, اس کی تنخواہ ہے $16,958. انڈیا کا سینٹرل بینک کا جو چیئرمین ہے اس کی ہے $3,362. اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے چیئرمین کی جو تنخواہ ہے وہ $84,852. کیا ہم سٹریزلینڈ ہیں؟ کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے؟ $84,852 تنخواہ ہے اسٹیٹ بینک کے, ہمارے اسٹیٹ بینک کے ہیڈ. یہ سالانہ ہے رانا صاحب؟ جی مہینے کی ہے. 84,852. ہاں جی. میرے خیال میں سال کا ہونا چاہیے. نہیں بہت زیادہ ہے. رانا صاحب, جنرل صاحب بھی یہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید سال کی ہوگی یہ. نہیں, یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ان کی تنخواہ 1,40,00,000 کے قریب ہے. آپ پہلے نہیں آپ نے پڑھا, تو یہ $84,000 صحیح ہے. اور اس کو جمع کیا جائے تو بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. میں آپ کو سرٹیفائڈ فیکٹس فگر دے رہا ہوں, اور یہ امریکن کی بھی اور IMF کی بھی اور فیڈرل جو بینک ہے انڈیا کا اس کی بھی. تو اس لیے یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟
नहीं तो परवेज खटक साहब कोई गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह पर तो नाराज नहीं होंगे ना? नहीं, जो भी सेंसिबल आदमी होगा, जो कॉन्शियसनेस आदमी होगा, जिसका मुल्क से प्यार और हमदर्दी होगा, क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा इस तरह के स्टेप्स पे? और जैसे आप अब आ रहा है बिल, वो भी अभी उससे भी तकरीरें हो रही थी, ये स्टेट बैंक को ये कर दिया जाए, उनके हवाले कर दिया जाए, तो क्या हम करना चाहते हैं? ये सारी का सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है गुर्बत और अफलास और बीमारी के साथ साथ ऐसी पॉलिसीज का हो रहा है अवाम के ज़हनों पे। अच्छा चले, मैं स्टेट बैंक की तरफ आता हूं। मैं स्टेट बैंक वाली बात अभी मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। मैं जरा परवेज खटक के हवाले से, जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये आपकी पार्टी में आखिर ऐसी नौबत क्यों पेश आई है कि हमाद अजहर भी वफाकी वजीर हैं, परवेज खटक साहब ने उनको टोका झाड़ा और कहा नहीं मैं वजीर आजम से बात करूंगा। वो हमाद अजहर से नाराज हैं परवेज खटक साहब, या वजीर आजम से भी नाराज हैं वो? देखिए, पिछली 2-3 मीटिंग में ये परवेज खटक या मुख्तलिफ MNAs के वज़ीर आज़म के पास आए हैं, जब पार्लिमानी मीटिंग में बात होती रही है, ठीक है, कि जो कनेक्शन अप्रूव हैं इसके गैस के जो अप्रूव कनेक्शन है उनको लगाने की या उनको ऑन करने की इजाजत दी जाए। जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि ऑन ग्राउंड पिछले 15 साल से सालाना 9% गैस डिप्लीट हो रही है, लोकल गैस कम हो रही है। जब लोकल गैस आपकी कम हो रही है तो आपके पास गैस अवेलेबल नहीं है और आप एक्सटेंशन करते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी करती रही, पीपल्स पार्टी भी करती रही और पहला साल हम भी करते रहे हैं। जब करते रहे हैं तो वो गैस कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो अब जहाँ सुई सदरन या सुई नार्बन जो कारखाना या कोई स्पेशल को प्रायोरिटी बेस भी कोई यूनिट करना चाहती है, बाद सर्दियों में आई तो प्रेशर का मसला है। कल परसों कोई 7 तारीख को फौजी फर्टिलाइजर का प्लांट हम हमारी प्रायोरिटी पे है, लेकिन फिर भी वो रात को बंद हो गया। तो ये एक बुहरान है कि पिछले 15 साल से 9% सालाना कम होना, वो बनते बनते आपका नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो गया। तो ये हमारे अगर तकलीफ थी जो कि ठीक थी, तो लेकिन MNA से ये कॉन्स्टिट्यूंसी डेफिनेट प्रेशर है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले आप पहले तो 3 महीने से बात चल रही है और इससे चीमा साहब, अगर आपकी बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए, लेकिन वजीर आजम की तरफ से इतना स्ट्रांग रिएक्शन कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं कोई कारखाने नहीं चला रहा, मैं जायदाद नहीं बना रहा, ये वजीर आजम क्यों इस हद तक आ गए कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ? कौन ब्लैकमेल कर रहा है वजीर आजम साहब? अच्छा शौकत साहब, चूंकि आपने प्रोग्राम करते हैं और आइंदा भी किया कर रहे हैं, मेरे बारे में ना अगर कहने की जरूरत नहीं है, या मैं सच बोलता हूँ या नहीं बोलता। आप ठीक कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, आप आगे चलें प्लीज। या मैं सच बोलता हूँ या नहीं बोलता, आप सही फरमा रहे हैं, आप चले आगे। मेरे बारे में अगर कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मान लिया, दुरुस्त है बात आपकी, फेयर पॉइंट चीमा साहब। अच्छा, सो बेसिक जो बात है कि यू कैन से पिछले 3 महीने से बात चल रही है, तो चूंकि ये एक रियलिटी है कि फिर दूसरा एक और फिगर देखें, आप के आदमी पढ़े लिखे आदमी है, कि पहले जब गैस में हमने LNG मिलानी शुरू की, मुस्लिम लीग नून के दौर पर शुरू हुआ या पीपल्स पार्टी के, तो सब 5% साथ LNG मिलती थी, 95% आपकी लोकल गैस होती थी। इस साल तक वो आपकी LNG आ गई 30% वो आ गई और 70% आपकी आ गई गैस। अच्छा, आप 70-30 करके तो गैस की जो कीमत है वो MMBTU जो है वो तकरीबन $2 है, और जो LNG की कीमत है आजकल $40 है। अब $40 की आप चीज खरीद के तो गैस पाइपों में मिला के तो $2 की बेचते हैं और उसका शेयर 30% है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया आपकी इकोनॉमी पे या आपके एक्सचेकर पे आ गया। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू हार्डली इकट्ठा करती है, उसमें एक प्रेशर आ गया बहुत बड़ा। लिहाजा हमारा अगर का ये था कि अगर आप और फैलाते हैं तो हमने जब प्रेशर पूरा करना है तो ये 30% से ज्यादा, और फिर आपके जो टर्मिनल हैं उन पर भी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो इससे बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन हुई है, तो वज़ीर आज़म भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो मतलब समझने मजबूरी को। वज़ीर आज़म में जो इकानमी में और प्रायोरिटी एरिया हैं 15 इकोनॉमी में, उसमें फूड सिक्योरिटी भी एक है, अपना ये वाला यू कैन से एनर्जी एक है, और इसमें इकोनॉमी है, जो 15 हैं उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और वगैरह काफी हद तक अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। तो मैं क्योंकि 3-4 प्रायोरिटी एरिया का हिस्सा बनता हूँ, तो मुझे भी जो
پتا ہے کہ وہ ان کی انٹرسٹ کافی زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو جہاں سے بھی ہمارے ادھر پہ زیادہ پریشر آتا ہے, سارے ایم این اے اس کو بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کہہ لیں کہ ہم وزیر اعظم اس کی مدد کو آتے ہیں. تو یہ تیسری چوتھی بار جب آپ کہہ لیں کہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہو, تو آپ نے پوچھا وزیر اعظم کیوں؟ وزیر اعظم کے آنے کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ایک ہی وجہ بار بار سمجھانے پہ, پریزنٹیشن دینے پہ, صحیح دینے پہ آپ نے ایک ٹائم لائن لی ہے, مہلت لی ہے کتنی دیر کے بعد یہ کریں گے, فلاں قانون میں تبدیلی کر کے کہ جب آپ کا تو پھر چیمہ صاحب, پھر میں یہ سمجھوں کہ وزیر اعظم کا ووٹ حماد اظہر کی طرف ہے, اسی لیے پرویز خٹک صاحب ناراض ہوئے ہیں؟ نہیں, ان کا ووٹ ہمیشہ ہی ہوگا کہ جو جس بندے کی بات کو سمجھ جائیں اس کے ساتھ ہوگا. مطلب میں اگر پوچھ کوئی بھی بات سمجھاتا ہوں اور انہوں سمجھ آ گئی, انہوں نے پک کر لیا میرا پوائنٹ کے لیے یہ بات ٹھیک ہے تھی, تو لیٹس فور آج کل خاص کا ایشو ہے, تو وہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اس میں اسلام بندے کا قصور نہیں ہے, تو دوسروں کا جو ناجائز پریشر وہاں اپنے لوگوں کو چلے آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. جنرل صاحب, پھر بیک ٹو دا سیم کوشچن جو میں چیمہ صاحب سے پوچھ رہا تھا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ملک کے لیے کام کر رہا ہوں, میں جائیداد نہیں بنا رہا, میں بلیک میل نہیں ہوں گا. وزیر اعظم کیوں ایسی باتیں کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, چیمہ صاحب نے ناراض ہو رہے تھے رانا صاحب کے پاس ساتھ کے, وہ ان سے ایگری نہیں کر رہے تھے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو چیلنج کر رہے تھے. میں تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو چیلنج نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ایک کیبنٹ ہوتی ہے, کیبنٹ کے اندر تمام باتیں, تمام منسٹرز کو ہر وہ چیز معلوم ہوتی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو معلوم ہو, اور پھر ایکسپرٹس, چیمہ جیسے ایکسپرٹ, چیمہ صاحب جیسے ایکسپرٹ اور باقی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ جنرلی کیبنٹ کو بریف کرتے رہتے ہیں, وزیر اعظم کو بریف کرتے ہیں. فیکٹس کا جو کچھ چیمہ صاحب بتا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں کیبنٹ کے ہر ممبر کو معلوم ہونے چاہیے تھے, اور جب یہ تمام چیزیں ان کو معلوم تھے تب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ احتجاج کرتے یا آپس میں لڑتے یا ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسزم کرتے جہاں پر وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا پڑتا. تو اس کا مقصد ہے کہ اٹس این ہاؤس ان ڈس آرڈر. اس ہاؤس میں کے اندر یونٹی نہیں ہے, یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ہر ایک انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے. چیمہ صاحب جیسے اچھے لوگوں کو بلا کے ان سے بریفنگ نہیں لی جاتی ہے, ان کو کہا نہیں جاتا ہے. تو وہ بنیادی طور پر خٹک صاحب نے 158 آرٹیکل کے اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی, جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے سے یا کسی علاقے سے ریسورس, سب سے پہلے ان کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں کی ریفرنس دی. میرے خیال کے مطابق مسئلہ یہ نہیں ہے میرے خیال میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو انچارج بنایا گیا, تمام پارٹی کی آرگنائزیشن توڑی گئی اور اس کو کے پی کے کا انچارج بنایا گیا ہے. پرویز خٹک 27 مارچ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پرویز خٹک کو یہ پتا ہے کہ 6 سے 7 ضلع وہ ہیں جہاں پر مسلم لیگ کی اکثریت ہے, باقی 5-6 ضلع ایسے ہیں جہاں پر جمعیت باقی ضلعوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پاپولرٹی ہے کہ نوشتہ دیوار ان کو سمجھ آ رہی ہے. میرے خیال میں وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب ناراض ہوں اور ان کو فارغ کر دیں تاکہ یہ مصیبت ان کے گلے نہ پڑ جائے. ویسے بھی اس کا خاندان ان کو چھوڑ چکا ہے, سب کے سب جو ہے ایک ایک کر کے مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جب آپ کے گھر کے بات ہی ساتھ نہ ہوں تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ پھر سیاست کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ چیزیں ابھی خان صاحب کے کنٹرول سے باہر نکل گئے, اور وہ کس طریقے سے وہ ٹربل شوٹنگ کریں گے, معاملات کو کیسے سلجھائیں گے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی قابلیت کے اوپر. لیکن میرے خیال میں وہ بہت بڑے آدمی ہیں, میں اتنا امپارٹنٹ آدمی بھی نہیں ہوں, اتنا نالجیبل نہیں ہوں, لیکن مجھے کبھی بھی اس کی ٹیم میں کوئی تھنک ٹینک یا کوئی کچن کیبنٹ یا کوئی اسپیشل ایڈوائزرز کا آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کو ایڈوائز کریں. یہ تمام معاملات اس کے نالج میں لائیں جو چیمہ صاحب بتا رہے ہیں, یا بے شمار اور چیزیں. خٹک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ارد گرد تو غیر منتخب لوگ ہیں, آپ تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تھنک ٹینک ہے نا سر. 18 آدمی جو موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ سے جو ڈیل کرتے ہیں, ملک کا اس وقت تمام کا تمام معاملہ اکانومی کے اوپر ہے, معیشت کے اوپر ہے. معیشت ٹوٹلی ان کے ہاتھ سے باہر ہے, باہر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اسی طریقے سے باقی معاملات اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر اس وقت کرونا ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, دنیا ایک کرائسس میں ہے, اور کرائسس والا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں. ابھی شوکت ترین صاحب کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے لوگوں کے ووٹ تو نہیں لیے, وہ تو کہتا ہے کہ جو IMF کرتی ہے یہ کرو. انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں. اس وقت امپریشن PTI کی گورنمنٹ یہ دے رہی ہے کہ 5 سال تو لرننگ کے ہیں,
इस दौरान में कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ इकोनॉमी में और कोई कुछ कहा भी ना जाए। अगर उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ करें तो 5 साल और दे दें। राणा साहब, जब वजीर आजम ये कहते हैं कि मेरे कोई कारखाने नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कोई जायदाद नहीं बना रहा, तो वजीर आजम बेशक जिस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहे हो, वो परवेज खटक को मुखातिब कर रहे हो या अपनी पार्टी को, वो कह तो ठीक रहे हैं, इसमें गलत कौन सी बात है? अब मैं तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। आप जैसे दाना लोग जो हैं पिछले दिनों से कह रहे हैं कि जो टैक्स स्टेटमेंट 2019 की आई है, 17 की क्या थी, 18 की क्या थी और 19 की क्या है, इसका मतलब है वज़ीर आज़म साहब की कोई इनकम काफी बड़ी है, वो कारोबार किया है या कोई और चीज की है, वो भी एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अवामन नाज से पूछते हैं कि ये जो आपने 1 करोड़ के करीब 98 लाख के करीब टैक्स दिया है, तो ये कौन सी इनकम है जिसमें इजाफा हुआ है, और आपने अच्छी बात है टैक्स देना, इजाफा हुआ है, एक सवाल तो है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग भी पूछते हैं, लोग इंक्विजिटिव हैं कि क्या हुआ, एकदम इतना टैक्स जो दिया बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या कौन सी इनकम बड़ी है जिस पे इतना इनकम टैक्स दिया गया है। तो इसलिए ये कहना चाहिए जो भी हर एक कहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लिटमस टेस्ट उनकी सर्विसेज का या उनकी कंट्रीब्यूशन का ये नहीं है। उनकी कंट्रीब्यूशन का लिटमस टेस्ट ये है कि लोगों को कितना फायदा पहुंचा, गुरबा जो है वो कितनी सहूलियत में आए, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिली और क्या क्या चीजों की कीमतें कम हुई, उनकी रीच पहुंची। पब्लिक सेटिस्फेक्शन लिटमस टेस्ट है, पब्लिक सेटिस्फेक्शन। क्या पब्लिक सेटिस्फेक्शन है, कोई पैमाना है, कोई बेंचमार्क है? तो गरीब से गरीब पर, भूखे, नंगे, गुर्बत और वो खते गुर्बत से नीचे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये लिटमस टेस्ट होता है उनकी कंट्रीब्यूशन का। बाकी आप देख रहे हैं जो फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होता है किसी की भी प्राइम मिनिस्टर। राणा साहब, फॉरेन पॉलिसी भी हम अगले सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। चीमा साहब, आप रेस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूं। देखिए, इसमें यू कैन से कि जो वजीर आजम का आप कहने के जवाब है या उन्होंने क्यों किया है ऐसा, तो मेरा वही है कि वो रेस्क्यू को आते हैं, और मैं समझता हूँ कि परवेज खटक साहब को दूसरी, तीसरी, चौथी बार ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सच्ची बात ये है कि अगर पहले 2 या 3 मीटिंग है तो केवल 3 महीने से ये बात चल रही है। ये यू कैन से फ्रॉम राइट फ्रॉम सितंबर चल रही है। उन प्रेशर है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे अगर एक चीज ही नहीं है, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, तो उससे मांगने का इसरार का बनता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा जैसे कहते हैं ना, एक ओवरडू कर जाना या अंडर प्रेशर आ तो कर गए हैं। तो बाकी इसमें जो चीजें बात कर रहे हैं, जनरल साहब बात कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है, वो तो देखें पिछले इलेक्शन में सामने आ गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मौलवी को वोट देना, नॉर्मली पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने कभी मौलवी को वोट नहीं दिया, और मौलवी का वोट पक्का नहीं होता। ये तो बंदे गुस्सा जब निकालना होता है तो मुखालिफ को वोट देते हैं। जब गुस्सा उन्होंने हमसे निकाला है तो फिर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। लोगों ने बयानिया ये फिक्स किया है कि ये करप्ट लोग हैं, इनको वोट हमने नहीं देना। तो और दूसरा ये कि इनका वहां पे नेटवर्क टूट चुका है, और मौलवी का मस्जिद की शक्ल में या मेंबर की शक्ल में हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद मौजूद है। तो वहाँ पे वो जब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर स्पीच करेंगे तो एक मौजूद है, एक आल्टरनेट के तौर पर, जिन्हें को लोगों ने वोट दे दिया, इनको वोट नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए वहाँ कोई भी अच्छी खबर नहीं है। और आज भी अगर जहाँ कहीं भी कोई 2-4 आदमी बैठे हो तो नहीं वो शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को नहीं पिक करते। ये लाइबिलिटी लेके चलने को लोग तैयार नहीं है। तो हमें इनसे तो ऐसा सच्ची बात है कि इनकी अपोजिशन से तो शायद तारीख में इतनी कमी आती है कभी भी नहीं आई, जिससे कभी इशूज पे आए ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी रहते हैं, मांगते हैं 20-25 अरब की 30 अरब। चीमा साहब, आपकी अपनी पार्टी में लड़ाई हो रही है, आप दूसरों को ये फरमा रहे हैं। बहरहाल मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे स्टेट बैंक के हवाले से तीनों मेहमान बात करना चाह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाले बिल के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है,
मालियाती बिल तो जो ज़िमनी है पास हो गया, लेकिन स्टेट बैंक वाला मामला अभी चल रहा है। जनरल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी नहीं बल्कि IMF गुलामी बिल है। PTI के MNAs हैं, वो मुझसे आप जैसे उतने ही पैट्रियट हैं, उतने ही मुहिब वतन हैं। मुझे कोई हक हासिल नहीं है किसी की हुब्बुल वतनी को मैं चैलेंज करूं। जब PTI के MNAs वोट कर रहे हैं तो फिर वो हम क्यों ये कहते हैं कि मुल्क बेच रहे हैं, मुल्क को गुलाम रख रहे हैं, मुल्क को गिरवी रख रहे हैं? देखिए, मुल्क को गुलाम रखना या वगैरह करना ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। मुल्कों की आज़ादियों के भी कैटेगरीज होते हैं। तकरीबन दुनिया में इस वक्त 200 के से ऊपर मुल्क हैं जिनकी अपनी सॉवरेनिटी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो डिपेंडेंट होते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के, मुख्तलिफ मुल्कों के, सुपर पावर्स के, रीजनल पावर्स के। उनकी हर एक की कोई न कोई उनके ऊपर कंट्रोल सा होता है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हर मामला इस वक्त मईशत के साइड पे चला गया है। गुर्बत की वजह से, मसाइल की वजह से, महंगाई की वजह से मजबूरन हमें राइट लेफ्ट जो है ना देखना पड़ रहा है। और उस देखने के डायरेक्शन में जिस वक्त हमने देखना शुरू कर दिया, सब बड़ी एडवाइज्ड कि जी हम IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की तरफ देखें, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उस तरफ है। और 6 अरब डॉलर की बात की गई ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, जितने पीरियड में ये लिए जाने हैं। साल का 6 अरब नहीं है, टोटल 6 अरब है। टोटल 6 और 6 अरब मेरे ख्याल में मैं तो हैरान हूं कि साल में ज्यादा 1 अरब या 1.5 अरब रुपए आने हैं, 1.5 अरब डॉलर आने हैं। 1 अरब आना है ना अभी जनवरी। 1 अरब डॉलर के लिए आप अपना सब कुछ बेच दें। एक ऐसा बंदा जो कि IMF में एम्प्लॉयड था, वहां से निकाल के यहाँ लाया। राणा साहब जैसे कह रहे हैं 84,000 डॉलर मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं, ज्यादा बनते होंगे पता नहीं। मैं तो हम साल का समझ रहे थे, राणा साहब कहते हैं महीने का। अभी एक आदमी इतनी मकसद है कि नाज और नखरे से आया है, मैंने तो समाजतों से आया हुआ है और हर चीज उसकी तरफ डिपेंड कर रहा है। वो अपने शराइत बनवा रहा है, वो और उसका पुराना अदारा IMF, ये शराइत उनके हैं। और हमारी गलती, जिस वक्त मैं इतना ज्यादा मईशत को नहीं जानता हूं, हमारी गलती बेसिकली इस हुकूमत के इब्तदाइया से हुआ। इस हुकूमत ने जिस वक्त ये बाहर थे, ये कह रहे थे कि 3 महीने में हम ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, 100 दिन में ये करेंगे, फलान करेंगे। उनमें से कोई चीज हुआ नहीं। और IMF के पास जाएंगे तो खुदकुशी होगा। और करते करते 1.25 साल के बाद मजबूरन सर झुकाना पड़ा, IMF के पास जाना पड़ा। और फिर IMF ने कहा कि जी अभी तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, आप जो कुछ आपने कहा उनमें से कुछ नहीं कर सके। अभी हमारे पास आए उधार मांगने के लिए, हमारा उधार तुम वापस नहीं कर सकते भाई, आप में काबिलियत नहीं है। हमारी ये शराइत है, ये मानो, वो मानो। हमारा गवर्नर लो, हमारा वो जो है ना FBR का चेयरमैन लो, हमारा वजीर खजाना लो। ये तमाम चीजें उन्होंने उस वक्त बनाई जब इनिशियली आप गए 6 बिलियन की कमिटमेंट के साथ। और वो कार्रवाई आज तक, वो तमाम कमिटमेंट, यानी वो जो शुरू में गलती की उसका खुमियाजा आज तक आपको भुगतना पड़ रहा है। ये शर्त और शराइत आपने इनिशियली माने थे और उसके हिदायत के मुताबिक आपने कार्रवाई नहीं करनी है और आपने अपने हर चीज डिपेंड करवाया है। 1 अरब डॉलर जो अभी आपको मिलने हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो आप कहते हैं ये होना है, वो होना है, फलान होना है। मेरे ख्याल में IMF की बजाय अगर सऊदीज के पाँव पड़ जाए और वहां से 1 बरफ मिल जाए, मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा आसानी है। वो भी तो 4.25 अरब डॉलर आ रहे हैं। राणा साहब, आपकी तरफ में आता हूं, आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं। पार्लियामेंट में इत्तेहादी जमातें हैं, MKM जैसी जमात है जो कहते हैं कि हम दरमियाने तबके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं। काफ लीग भी कभी मानती कभी नहीं मानती, लेकिन वो भी वोट देते हैं। आज एक चौधरी साहब तो नाराज होकर निकल गए, वजीर आजम से मिले नहीं है, लेकिन परसों चौधरी मुनसिल आई जो वफाकी वजीर हैं मिले थे। तो सारे तो उनके साथ हैं, उनके अपने MNAs भी साथ हैं, इत्तेहादी भी साथ हैं। फिर जो तवक्कुआत थी कि फलां रूठ जाएगा, अपीलें की जा रही, यानी कुछ नहीं सुनी गई ना फिर अपोजिशन की। देखो जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसमें आप जो पर्दादारी है, तो जनरल साहब ने भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लाख छुपाई पाई मोहब्बत न कुत्ते की, आंखों ने रो के दर्द का इजहार कर दिया। तो हकीकत वाज़ेह है, कोई इसमें फिक्रमंद होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस चल रहा है, अभी आखिर तक मंजिल तक पहुंचने वाले हैं लोग, अभी इसका फैसला हो जाएगा। एक इसका रोशन पहलू ये है कि
सारा एक्सपोजर हो गया है। यानी गवर्नमेंट की, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, लाद हो गई, लाद हो गई है, सबको पता चल गया है कि डिलीवर नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे। इसलिए अब इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में साबित हो जाएगा, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा। इसलिए बेकरारी जरूर है लोगों में, तकालीफ की वजह से बेकरारी है, गुर्बत की वजह से बेकरारी है, एक एक दिन जो है मुश्किल गुजर रहा है, लेकिन फाइनली इसका फैसला हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर जो आप कह रहे हैं फिर ये इकट्ठे होंगे, इनको होना पड़ेगा, वरना पब्लिक प्रेशर जो है इनके ऊपर भी आएगा। और ये अवामुन्नास का फैसला है, इनका अपना फैसला नहीं होगा। अपोजिशन भी मजबूर हो जाएगी अपनी पूरी स्ट्रगल के लिए पब्लिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि पब्लिक प्रोटेक्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चीमा साहब, ये एमकेएम और काफ लीग पहले मुखालफत करते रहे, एमकेएम तो खुलेआम करती रही, काफ लीग भी दबे लफ्जों में, बिलाखिर कैसे मना लिया गया इनको? देखिए, ये पहली बात तो जो बात की जनरल साहब ने, बल्कि जनरल साहब बात कर रहे थे, मेरे अपना बात आ रही थी कि जो इसका IMF है, इसके पास जाने का आपके पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं है या फिजिकल स्पेस नहीं है, जाना पड़ेगा। तो ये बात, इस बात को सारे समझते हैं, एमकेएम वाले भी समझते हैं, शहबाज शरीफ भी समझते हैं, बिलावल साहब भी समझते हैं। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट। अच्छा, तो जब समझते हैं तो बाकी मीडिया की कंजप्शन के लिए अपने अपने हिसाब से बात करनी होती है। ये नहीं है कि ये उनको पता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है, जैसे वन थिंग। दूसरी बात बेसिकली आप देखिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले। जी, स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है, ये यू कैन से कि ये किसी भी कौम की या किसी भी इकानमी की जरूरत है। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। और यहाँ पे आपने माजी करीब में देखा कि एक बंदा लाया गया जिसका नाम सईद अहमद था, जो सलाह याफ्ता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इसहाक डार साहब के लिए खिदमत देता रहा। उसे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा के, तो उसके ऊपर एक बंदी गवर्नर लगाया गया और उसके थ्रू नोट छापे गए, उसके थ्रू आप कह लें कि पैसे दे के $60 अरब दे के यहाँ पे डॉलर की कीमत नीचे रखी गई, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कराई गई। आगे बैंकों के लोगों को लगवाया गया, वहां पे कर्जे दिलवाए गए, जो NPL हुए। ये सारी वारदातें उनके थ्रू, अभी राणा साहब बात कर रहे, उन्होंने लाद हो गई। लाद आप भी पंजाबी समझते हो, लाद होता है कि चोर चोरी कर रहा हो तो उसका पता लग जाए कि चोरी कर रहा है। तो ये अपनी जुबान में बात कर रहे थे, लेकिन सर राणा साहब ये वहां पे होती है जहाँ पे चोरी चुकारी वाले आती हो, लोगों वारदाती टाइप हो। वो आपकी पार्टी में, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ तो कुछ छोटी मोटी आप टेलीविजन का आपके आप पुलिस की जुबान में इस्तेमाल करें, आप पुलिस वाली जुबान में इस्तेमाल, क्रिमिनल वाली जुबान में इस्तेमाल करें। लास्ट जो है वो क्रिमिनल की होती है। अच्छा, तो वो जहाँ चोरीकारी होती है वहीं पे होती है। अपनी बारे में बात कर रहे हैं राणा साहब, यहाँ पुलिस वाला रवैया इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये राणा साहब अभी पुलिस में नहीं है, अभी पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो रवैया इस्तेमाल करें ना यहाँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये जुबान जो है ना, जहाँ की चोरी चोरी हो रही हो, वारदात हो रही हो, तो उसका लाद हो जाना ये वहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, तो बात तो ये गवर्नर स्टेट बैंक जो है, इसकी आजादी जो है, इसकी जो इंडिपेंडेंस है, इसकी ये आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है कि मॉनेटरी पॉलिसी उसने बनानी है, फिजिकल पॉलिसी आपकी फाइनेंस में बनानी है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बनानी है यू कैन से स्टेट बैंक ने। तो ये दोनों पॉलिसी का कम्बिनेशन मिलकर गवर्नमेंट को चलाता है। अगर दोनों पॉलिसी इकट्ठी कर दें तो आप यू कैन से एक भी बंदा बना रहा हो, या अगर गवर्नर स्टेट बैंक जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे हो, पर वही होता है जो इसहाक डार साहब यहाँ जान चढ़ाए या जहाँ सईद अहमद जैसे बंदे रखे और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। तो ये काम पहले होना चाहिए था। ये तारीख हमें इस हवाले से याद रखेगी कि हमने जो बड़े अनपॉपुलर डिसीजन बनाए हुए थे, इन्होंने ये जिनके लिए बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ था, हमने वो फैसले किए देरी से। ये फैसला उनमें से आप सेटिस्फाइड हैं, आप चीमा साहब सेटिस्फाइड हैं? अच्छा फैसला है। जनरल साहब आपने बात सुनी, ले रहा हूँ,
میں اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں جی. یہ پی ٹی آئی کی حکومت میرے نام کے ساتھ لکھا جائے, میری پارٹی کے نام. جی ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. چیمہ صاحب پوائنٹ ٹیکن. جنرل صاحب آپ کہتے ہیں غلامی کا بل ہے, غلامی کا قانون ہے, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی گزارش کر دوں, شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے, میں خود بھی وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان کے خلاف جائیں گے تو میں ان کو ہٹا دوں گا, فائر کر دوں گا, میں دوبارہ قومی اسمبلی میں جا کے قانون ہی ختم کروا دوں گا. حکومت ڈٹرمنڈ ہے, آپ کہتے ہیں غلامی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی یہ اسٹیٹمنٹ وزیر خزانہ کا بذات خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ ممکن ہے گورنمنٹ کے مرضی کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور اس کی ضرورت پڑ جائے کہ دوبارہ معاملے کو اسمبلی میں لے جایا جائے اور وہاں لے جانے کے بعد پھر اس کو فائر کیا جائے. یہ تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, یہ بذات خود جو کچھ آپ نہیں, وہ کسی نے سوال کیا, کسی نے سوال کیا, یہ تو آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا. صحیح جواب دیا کہ ہمارے آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کنٹرول میں ہے, اگر ضرورت پڑے گی تو ہم یہ کریں گے, لیکن اس کی نوبت کیوں آ جائے. بات یہ ہے کہ کنٹینیوسلی اس کو گورنمنٹ کے سبارڈینیشن میں ہونا چاہیے. جب سبارڈینیشن کی بات ہے, چیمہ صاحب چلو یہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ کے نہ ہو, تو پرائم منسٹر کے ڈائریکٹ نیچے ہمارے بے شمار کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, ہمارا الیکشن کمیشن ہے, ہماری جو ہے نا بے اپنا نیب ہے, ہمارے بے شمار اور ادارے ہیں جو کہ کسی منسٹری کے نیچے نہیں ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کے نیچے فنکشن کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے نیچے ہوتے ہیں, ان کی پالیسی وغیرہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حصہ نہیں ہے, لیکن وہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق. یہاں پر ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف ان کو ڈکٹیٹ کرے گا اور وہ کریں گے جو آئی ایم ایف کے مرضی کے مطابق ہو. آلریڈی آپ نے آئی ایم ایف کے مرضی کے مطابق $1 بلین لینے کے لیے عوام کے اوپر $3.5 بلین کا آپ نے بوجھ ڈال دیا. 342 بلین روپیز کا ہے نا, یہ $300 بلین کے قریب ہے, یا $2.25 بلین کے قریب ہے نا. یہ تو آپ $3.25 کر لیں, آپ جس طرح پر 2.5 کر دو, 2.5 کر دو, لیکن 1 مل رہا ہے اور 2.5 آپ اپنے پبلک کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو. یہ تو کسی نے پوچھا نہیں ان سے کہ بھئی آپ کو اس سے فائدہ کیا ہے, پبلک کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سبسڈیز وڈرا کی ہے اس لیے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. بھائی وہ ایک فیسیلیٹیشن تھی, وہ ہم نے وڈرا کر دیا تو بوجھ کیسے نہیں پڑے گی, چیزیں تو مہنگی ہوگی. سبسڈی مل رہا تھا, ان کو چیزیں سستی مل رہی تھی, ابھی مہنگی مل جائیں گی تو پھر نہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ ان کو ٹیکس نہیں کیا. کیا لاجک ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. ممکن ہے میں ان پڑھ آدمی ہوں, چیمہ صاحب زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھا سکیں. رانا صاحب, یہ آپ کا غصہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ, بہت سارے آپ کے دوستوں کا غصہ ان کے خلاف, لیکن جب آپ کی پارلیمنٹ خود ایک قانون پاس کر کے دے رہی ہے اور چیمہ صاحب کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی ان پاپولر فیصلہ ہمیں کرنا پڑا ہے اور ہم خوش ہیں اس پہ, تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف اتنا غصہ کیوں؟ نہیں دیکھیں, یہ جو پارلیمنٹ کر رہی ہے, یا ساری پارلیمنٹ تو نہیں کر رہی, مطلب آلموسٹ اگر آپ یہ بھی کر رہے ہیں تو 51%, 49% اس کے خلاف. یہی پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے نا کہ میجورٹی ہے, ویسے آپ یہ کہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ہو رہا ہے. چیمہ صاحب نے ایسے ہی فرما دیا, چوری کی بات انہوں نے کر دی. اگر مجھے اجازت دیں, وہ ناراض نہ ہو, تو چیمہ صاحب ذرا بتائیں گے کہ وہ گندم کی چوری اور آٹے کی چوری جو مافیا تھا جنہوں نے کی تھی, وہ کیسے پکڑ لیا ہے انہوں نے, وہ چوری کس نے کی ہے؟ چینی کی چوری کس نے کی ہے جو اربوں روپے کی تھی, اور یہ پیٹرول کی جو ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے؟ دوائیوں کی چوری کس نے کی ہے جو آپ نے کہا تھا یہ ریکٹ ہے اور کھاپی ہے, اور جو ڈالر جو ہے راتوں رات جو ہے 15 روپے کم ہوا تھا, وہ کس نے فائدہ اٹھایا تھا, وہ چوری کس نے کی تھی؟ کبھی یعنی اتنی نے بڑا پارٹی داماد کی حکایت, دامن کو ذرا دے, ذرا بندے کا بات ہے. اس لیے یہ الزام تراکی اسی طرح کہتی جانا, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو فیکٹس کے مطابق ہے. یا تو میں نے 5 جگہ جو بتائی ہیں میں نے غلط بتائی ہیں, تو میں معافی مانگ لوں گا کہ میں نے غلط بتائی ہیں. تو یہ ہم بعد میں, آج کے ساتھ وقت نہیں ہے, بات اکثر ہوں گی اور میں اور چیمہ صاحب ان سے سیکھیں گے کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے. تو باقی جو آپ نے بات کی اسٹیٹ بینک کی, آپ کل آپ تنخواہ کو ذرا ویریفائی کر لیں. کیا ہم بامبرے ہو گئے ہیں, ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنا غریب ملک ہے, ہم اتنے 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے تنخواہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ کلب ہیں, یوٹیلٹیز ساری فری ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز ہیں. آپ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہم اپنا بیلنس کھو بیٹھے ہیں.
जो हम कर रहे हैं, एक कैफियत होती है ज़हनी कैफियत कि हम एक गलती भी करें तो हमको बहुत अच्छी है काम लगता है। सेल्फ एनालिसिस नहीं है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, एक अंजुमन सोसाइटी बहमी है। नहीं राणा साहब, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ कन्विक्शन ना। जब ये कहा जाए कि हम तो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, टोक के कहा जाए क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये गलती तो नहीं है ना फिर, जैसे आप कह रहे हैं। ये तो फिर सोची समझी, वो उनके नजदीक ये रिफॉर्म है, इस्लाहात हैं ये। लेकिन अगर रब की तरफ से मत मारी जाए तो फिर उसका इलाज तो अल्लाह की जात अपनी रहमत से कर सकती है। या इसलिए डॉक्टर तो हमारे पास है नहीं कि ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन ये कोई ना कोई इसमें एलिमेंट जरूर है, ये जरूर इस पे देखिएगा। चीमा साहब, गवर्नर पंजाब ने भी बात की थी लंदन जाके, वो भी इसी पर्सपेक्टिव में थी, तो वो ऐसी मजबूरियां क्या हैं फिर? अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए शोको साहब, सच्ची बात है, बंदा ना ऐसा बात करता अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लॉ का बहुत पढ़ा है, कोई आप कह लें कि आप कह लें सोशियोलॉजी बहुत पढ़ा हुआ है, कोई साइंस बहुत पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन दरअसल इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। दरअसल इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें गवर्नर साहब भी काबिल ये नहीं पढ़े हुए, तो आप थोड़ा सा ना एक यहाँ पे सिंपल मैं दलील की या सादा सी बात करूँ। मेरे दोनों भाई मेरे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं। ये आप देखें पाकिस्तान के कर्जे किस तरह है। पाकिस्तान को 127 अरब का $1 का कर्जा है, उसमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दो का तकरीबन 52% कर्जा है। फिर बड़ा कर्जा जैसा आपका पास पेरिस क्लब का है, फिर बड़ा कर्जा आपके पास चाइना का है, फिर बाकी डोनर्स का। उसमें टोटल कर्जे में आपका 5, 6, 7% कर्जा IMF का है। टोटल कर्जे में पाकिस्तान के कर्जे का 5 या 6% कर्जा आपका IMF का है। IMF के कर्जे की बातें जो होती है, सारा दिन हम IMF की खड़े भी बैठा बंदा IMF की बात कर रहा है, बस में ट्रैक्टर चलाता हुआ IMF की बात कर रहा है, पुलिस में, पार्लियामेंट में, TV चैनल पे हम IMF की बात क्यों करते हैं? बेसिकली IMF इज ए विलन। IMF इज ए विलन। विलन इस तरह कि IMF कहता है कि जनाब आप अपने खर्चे का मुझे हिसाब दो, आप अपने एक्सपेंस का मुझे आमदन का हिसाब दो, आप ये बताओ पूरे कैसे करोगे, आप मैनेज कैसे करोगे, डिसिप्लिन कैसे करोगे। वो आपसे कागज और आपका रूट मांगता है, आपका प्लान मांगता है। फिर वो कहता है कि इस तरह आप अपनी इनकम बढ़ाओ। अच्छा, वो जब कहता है तो मुल्कों में ये चीज अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ते हैं लोगों को। अब उससे डिसीजन डिफरेंट है कि दे दो सारा कुछ, दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लिहाजा चीमा साहब पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और शायद नूर आलम खान आज इसी वजह से पूछ रहे थे कि IMF फिर पूछेगा कि कौमी सलामती पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब आप तशरीफ ले आए। राणा साहब बहुत शुक्रिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।